गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर। कल हमने इसका पहली मेथड पढ़ ली थी, संगणना विधि, और संगणना विधि यानी सेंसर मेथड। उसमें हमने उसका तात्पर्य, उसके गुण दोष दोनों पढ़ लिए थे। आज हम उसकी सेकंड मेथड की गुण दोष पढ़ेंगे। तात्पर्य हमने कल पढ़ लिया था, यानी कि प्रति चयन। प्रति चयन का मतलब होता है सैम्पलिंग मेथड। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रति चयन विधि में ये होता है कि जब अनुसंधान की सभी इकाइयों का एक साथ अध्ययन न करके उसमें से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और उस चुनी हुई इकाई के आधार पर परिणाम निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रति चयन या निदर्शन या सैम्पलिंग विधि मेथड। आज हम देखेंगे गुण और दोष। ठीक है, तो पहले गुण देख लेते हैं। सबसे पहला गुण लिखा है कि इस रीति में धन, समय और श्रम इनकी बचत होती है। यानी कि प्रति चयन रीति के अंतर्गत हमारा एक तो टाइम कम लगता है। टाइम कम लगने के कारण यही है कि इसमें हमें सारी यूनिट्स का अध्ययन नहीं करना पड़ता। केवल एक हमने मेथड ले ली, एक इकाई ले ली, और उसी के आधार पर पूरा डिसीजन ले लेते हैं। तो इसमें हमारा धन भी बच जाता है, समय भी बच जाता है और मेहनत भी बच जाती है, श्रम बच जाता है। दूसरी इसका गुण है कि इस प्रणाली में विस्तृत जाँच करना संभव है। विस्तृत जाँच करने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमें किसी कॉलेज के विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है, तो हमें क्या करना है कि सबका केवल एक ही खून का अध्ययन करना पड़ता है। उसमें सारा डायलिसिस नहीं करना पड़ता कि खून सारा लेना पड़ेगा, पूरा बदलना पड़ेगा। केवल एक ही खून लेके लेंगे और सबका हम अध्ययन कर लेंगे। यानी कि विस्तृत जाँच संभव है इसके माध्यम से। तीसरा गुण होता है कि सामाजिक, आर्थिक और व्यापार इन समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रति चयन प्रणाली ही उपयुक्त रहती है। यानी कि हमारा समाज के संबंध में कोई समस्या है, उसको सॉल्व करना है, या व्यापार से संबंधित है, आर्थिक या ट्रेडिशनल कोई समस्या है, तो उसके लिए हम प्रति चयन प्रणाली बेटर रहती है। इसके बाद सबसे अच्छा गुण होता है इसका कि ये प्रणाली हमारी वैज्ञानिक प्रणाली है। कैसी प्रणाली? वैज्ञानिक, यानी कि साइंटिफिक। तो ये हमारी प्रति चयन रीति के गुण हो गए। अब हम जान लेते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। यानी कि इसके कुछ गुण हैं, ऐसे गुण होने के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे इसका पहला दोष है कि प्रति चयन पर आधारित अनुसंधान के संचालन में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रति चयन का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें जो हम सैंपल लेते हैं, तो सैंपल हम आसानी से नहीं चूज कर पाते। जैसे मान लीजिए हमें किसी गोदाम में रखे हुए अनाज का सैंपल लेना है, तो अब सैंपल में क्या करना है, आपको एक बोरे की जांच करना है। केवल एक बोरे का आप अनाज देखेंगे केवल, उसी के आधार पर डिसाइड करेंगे कि इस गोदाम में रखा हुआ माल सही है कि खराब। तो उसमें हमें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपने सैंपल सही नहीं लिया और वो अनाज बाद में पूरा खराब निकला तो बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए सबसे पहला इसमें ये रहता है कि प्रति चयन पर आधारित अनुसंधान के संचालन में अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है, यानी कि सावधानी से सैंपल चुनना पड़ता है। दूसरा दोष इसका, इस रीति का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे जानकार हैं, अनुसंधान के बारे में जो जानकारी रखते हैं, केवल वही इस मेथड का यूज कर सकता है। हर कोई इसका प्रयोग नहीं कर सकता। तीसरा दोष होता है इसका कि इस विधि से निकाले गए निष्कर्ष सही नहीं होते। कभी कभी उनमें भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है, क्लियर स्थिति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये आज हमने जान लिया प्रति चयन रीति के गुण कौन कौन से हैं और दोष कौन कौन से हैं। ये तो अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन और जान लेते हैं, संगणना और प्रति चयन रीति में क्या अंतर है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों रीतियाँ एक सी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि हम आपसे पढ़ चुके हैं, दोनों का सेपरेट तरीके से। संगणना नीति में अनुसंधान की प्रत्येक इकाई का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रति चयन या सैंपलिंग मेथड में प्रत्येक इकाई का अध्ययन न करके केवल चुनी हुई इकाई का ही अध्ययन किया जाता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हम इसका अंतर और देख लेते हैं। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला अंतर है इसका कि संगणना नीति में क्या होता है, समग्र इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि जो भी हमारा अनुसंधान का पूरा क्षेत्र है, उसकी जितनी भी इकाइयाँ हैं, सबके बारे में जानकारी प्राप्त
की जाएगी। और प्रतिचयन में क्या होता है, समग्र में से प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों को चुनकर उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि सैंपल का अध्ययन किया जाता है। पहला अंतर हो गया, इसमें समग्र के बारे में पूरी इकाइयों का अध्ययन, और इसमें समग्र में से केवल प्रतिनिधित्व करने वाली यानी कि चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर है, संगणना रीति के माध्यम से जब हम अनुसंधान करते हैं तो इसमें समय, धन और परिश्रम अधिक लगता है, क्योंकि एक एक इकाई का विस्तार से अध्ययन होगा तो समय, धन, परिश्रम तीनों अलग लगेंगे। जबकि प्रतिचयन रीति में समय, धन और परिश्रम तीनों को कम लगता है, क्योंकि हमें इसमें सभी का अध्ययन नहीं करना है, केवल एक चुनी हुई इकाई के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। तो इसमें समय, धन और परिश्रम तीनों बचते हैं। फिर संगणना रीति का तीसरा अंतर है कि विजातीय इकाइयों की दिशा में ये हमारी जो मेथड है संगणना रीति, ये सूटेबल नहीं होती, यानी कि उपयुक्त नहीं होती। विजातीय इकाइयों का मतलब होता है ऐसी इकाइयाँ जिन्हें हमने एक ही तरीके से एकत्रित किया है, या जिन्हें हमने एक ही तरीके से एकत्रित करके कलेक्शन उनका किया है, उसको बोलते हैं विजातीय इकाइयाँ, जो एक ही प्रकार की होती है, एक ही ग्रुप या एक ही समूह की होती है। तो अगर मान लीजिए हमारे अनुसंधान की इकाइयाँ विजातीय हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप की हैं, सजातीय नहीं है, कैसे विजातीय, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी गणना जो विधि है संगणना ये उपयोग नहीं होगी वहाँ पर। जबकि ये जो प्रतिचयन मेथड है ये सजातीय इकाइयों की दिशा में उपयोग होती है, यानी कि अगर हमारी इकाइयाँ ऐसी हैं जो एक ही समूह की है, एक ही प्रकार की हैं, एक ही तरीके से उनको एकत्रित किया गया है, तो वहाँ पर ये हमारी मेथड सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके बाद चौथा अंतर है, समग्र के नाशवान होने पर यह नीति अनुपयुक्त होती है, यानी कि अगर हमारी अनुसंधान की जो इकाइयाँ हैं वो कैसी है, नाशवान। नाशवान का मतलब है जल्दी से नष्ट होने वाली, जल्दी से स्क्रैप हो जाती है, तो ऐसी इकाइयाँ होने पर ये रीति वहाँ पर काम नहीं करती, अनसुटेबल हो जाती है। जबकि समग्र के नाशवान होने पर यह रीति उपयुक्त होती है, इसमें अनुपयुक्त होती है, इसमें उपयुक्त होगी। और इसमें विभ्रम को ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें हमारे विभ्रम को ज्ञात किया जा सकता। संगणना और प्रतिचयन रीति में क्या अंतर है। आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, 6वां टॉपिक। इसका नाम है वर्गीकरण। पूरा नाम इसमें और भी लंबा है, वर्गीकरण, सारणीकरण और प्रस्तुतीकरण। तो इसमें 3 टॉपिक बताए गए हैं, बारी बारी से हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम अपने अनुसंधान की इकाइयों को विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर देते हैं। वर्गीकरण का जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, विभिन्न वर्गों में बांट देना। जैसे आपकी जैसे कक्षा है तो कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें हमने विभिन्न वर्गों में बांट रखे हैं। कुछ छात्र हैं जैसे आपके वाणिज्य के हैं यानी कॉमर्स के हैं, कुछ मैथमेटिक्स के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं, और भी स्कूलों में चलते हैं तो कुछ आर्ट्स के हो जाते हैं, कुछ एग्रीकल्चर के हो जाते हैं। तो ये अलग अलग विषय जो डिवाइड है ना हमारे, ये तो हमारा वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि वर्गीकरण में क्या होता है, समांकों को हम समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो इसमें हमने क्या समझा, हमने कि समांकों को समान विशेषताओं के आधार पर, समान विशेषताओं का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ छात्र हैं हमारे मैथ के, तो उनकी एक सी विशेषता है कि वो छात्र मैथ के ही है, कुछ बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी के हैं, एक सी विशेषता है। तो अब उनको हमने अलग अलग विषयों में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम वर्गीकरण। यानी कि समांकों को समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया, ये हमारी वर्गीकरण कहलाती है। क्लियर, ये होगा वर्गीकरण। अब वर्गीकरण को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसके लक्षणों को जानना पड़ेगा, तो इससे और अच्छे से आ जाएगा हमारे वर्गीकरण, है ना। सबसे पहला इसमें रहता है लक्षण कि वर्गीकरण में संकलित समूहों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। ये तो हमने इसके मीनिंग में ही पढ़ लिया था कि समूहों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया लक्षण, समूहों को विभिन्न वर्गों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि अलग अलग बांट दिया जाता है। दूसरा लक्षण होता है किस आधार पर बांटते हैं, समानता एवं सजातीयता के आधार पर। देखिए इसकी लक्षण या विशेषता, इसको लक्षण भी कह सकते हैं, विशेषता भी कह सकते हैं। तो पहले जैसे हमने पढ़ा कि संकलित समूहों को विभिन्न वर्गों के आधार पर बांटा जाता है, और इसमें विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है।
फिर विभिन्न वर्गों में किस आधार पर बांटा जाता है? समानता एवं सजातीयता के आधार पर। समानता मतलब वो एक से होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, और सजातीयता का मतलब होता है वो एक ही प्रकृति के होते हैं, यानी कि एक ही जाति के होते हैं, एक ही तरीके से एकत्रित किए गए होते हैं, उनको बोलते हैं सजातीयता। तो इसके अलावा तीसरा लक्षण होता है वर्गीकरण वास्तविक रूप से या फिर काल्पनिक रूप से किया जाता है। वास्तविक रूप से देखिए वर्गीकरण हमारा दो तरीके से होता है, या तो वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक होगा। वास्तविक में ये होता है कि किसी भी कक्षा के छात्र हैं तो वास्तविक ही होते हैं कि मैथ में 15 बच्चे हैं, बायोलॉजी में 30 बच्चे हैं, वास्तविक। और काल्पनिक में क्या होता है कि हम एक कल्पना कर लेते हैं, इसमें रियल नहीं होता कुछ भी, इसमें मान लिया जाता है, माना जैसे हम गणित में मान लेते हैं माना कि, ठीक है। इसके बाद चौथा फिर इसका लक्षण है वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि संबंधों की विभिन्नता में एकता स्पष्ट हो जाए, यानी कि वो वर्गीकरण हम इस तरीके से करते हैं कि अनेक होने के बाद भी वो ऐसे लगे कि सब कुछ एक ही है। अनेक होने के बाद भी वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है कि उनमें एकता स्पष्ट हो जाए, उनमें अलग अलग ना रहे, ये होता है। तो आज हम ये समझते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण के लक्षण क्या होते हैं। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे सारणीय प्रस्तुतिकरण। इसके लिए हम अगले वीडियो का तैयार करेंगे, और सभी छात्र एवं छात्राएँ आज के टॉपिक को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप विद्यालय में अगर क्लासेस चल रही है तो वहाँ पे संबंधित टीचर से संपर्क करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।